एज कम्पेयर टू बी। पहले वाले में देखो प्राइस नीचे आ रही थी, एक बेस कैंडल बनी, उसके तुरंत बाद देखो एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है। दूसरे वाले केस में क्या है, देखो प्राइस डाउन आ रही थी, उसके बाद बेस कैंडल बनी है, फिर उसके बाद बेस कैंडल बनी, फिर उसके बाद बेस कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी है। इनमें 3 बेस कैंडल बनी है, मतलब कि बायर और सेलर में तगड़ी फाइट चली है। यहाँ भी बायर और सेलर में तगड़ी फाइट चली है, लेकिन एक बेस करने के बाद तुरंत ग्रीन कैंडल बन गई है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि मैं पहली वाली स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू बी। मैंने लिख भी दिया है कि ए इज़ मोर पावरफुल दैन बी। रीज़न क्या है कि मिनिमम बेस कैंडल है, इसमें कम से कम बेस कैंडल है, इस वजह से ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा भी और समझ में आएगा। मेरे को द जोन विच हैज़ लेस बेस कैंडल विल बी मोर पावरफुल एंड इट इज़ प्रैक्टिकली प्रूवन। एकदम प्रैक्टिकली प्रूवन कि वो जोन ज़्यादा पावरफुल होगा जिसके पीछे कम बेस कैंडल होगी। इसके पीछे प्रैक्टिकल रीज़न क्या है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो पहले वाले केस में देखो प्राइस देखो नीचे आ रही थी, ठीक है, प्राइस डाउन आ रही थी, उसके बाद एक बेस कैंडल बनी है, मतलब बायर और सेलर में बेस कैंडल बनी है, मतलब बायर एंड सेलर में टफ फाइट चली है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई। तो एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग की जो वाली बेस कैंडल है ये एक 60 मिनट की बेस कैंडल है। ठीक है, ये जो बेस कैंडल है वो 60 मिनट की कैंडल है। तो जो फर्स्ट वाले केस में सिर्फ एक बेस कैंडल बनी है तो सिर्फ 60 मिनट ही लगा है। इस वाले केस में मान लो ये बेस कैंडल है 60 मिनट की, तो बायर सेल में फाइट चली है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई है। तो मतलब कि इस वाली ग्रीन कैंडल जो बनी है ना, इसके बाद 60 मिनट के जस्ट इमीडिएटली ये वाली कैंडल जो बन गई है ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट लगा है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? प्राइस डाउन आ रही थी, बेस कैंडल बनी, ये बेस कैंडल मान लो कि ये 60 मिनट की है, 60 मिनट कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, तो इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगा है, बायर और सेल में फाइट हुई है, उसके बाद बायर जीत गए हैं। सिर्फ 1 घंटा लगा है प्राइस को ऊपर लेके जाने में। लेकिन बी वाले केस में देखो प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है, उसके बाद ये एक बेस कैंडल बनी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो बेस कैंडल है वो 60 मिनट की है, हम लोग 60 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। तो ये बेस कैंडल जो बनी है 60 मिनट की बनी है, फिर उसके बाद देखो बेस कैंडल बनी है, और फिर उसके बाद देखो बेस कैंडल बनी है। तो टोटल इसमें कितना मिनट लग रहा है प्राइस को ऊपर लेके जाने में? 3 बेस कैंडल बनी है, उसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो टोटल हमारा कितना मिनट लग रहा है इसमें? टोटल इसमें तो सिर्फ 1 घंटा लग रहा है, सिर्फ 60 मिनट लग रहा है, उसके इमीडिएटली बाद प्राइस ऊपर चली गई है। लेकिन इसमें देखो कितना लग रहा है, इसमें 240 मिनट कुल लग रहा है, 60 60 120 फिर प्लस 60, 240 मिनट लगने के बाद ये प्राइस यहाँ पे ऊपर गई है। तो इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे तो टफ फाइट दिए ना, सेलर स्ट्रांग थे तभी तो प्राइस लेके ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, तभी यहाँ पे बेस कैंडल बन रही थी ना। सेलर वहाँ पे स्ट्रांग थे, उन्होंने अपनी टफ फाइट दी है, तभी तो वो बार बार बेस कैंडल बन रही थी। भले ही इस केस में प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, लेकिन सेलर ने यहाँ पे स्ट्रांग फाइट दी है। अब ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर चली गई फिर बार बार ही ऊपर जाएगी, एक बार ऊपर चली गई है ना, यहाँ पे तो फाइट तो टफ फाइट दी है ना। अगर यहाँ पे मल्टीपल लेग आउट कैंडल होती तब हम इस जोन को कंसिडर करते हैं, मतलब कि ये वाली जो एक कैंडल जो बनी है एक बार और बनती लेग आउट कैंडल, फिर एक और लेग आउट कैंडल बनती, तब जाके हम इस जोन को कंसिडर करते। लेकिन अभी इन दोनों में अगर देखा जाए ना तो ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग है। इतना समझ जाओ कि अगर एक बेस कैंडल के बाद अगर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही है तो वो जोन सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इमीडिएटली ऊपर चली गई है। अगर छोटी छोटी बेस कैंडल बन रही है उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जा रही है, तब जाके वो वाला जोन हमारा वीक हो जाएगा, वो वाला जोन हमारा स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसमें ये वाला तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोग का अच्छा, मैंने जो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है इसमें जो हम लोग मार्किंग किए हैं, इसमें बॉडी टू वीक किए हैं, हाईएस्ट बॉडी लिए हैं और लोवेस्ट वीक लिए हैं। तो क्या हम लोग वीक टू वीक नहीं ले सकते? मान लो कि यहाँ पे अगर वीक होती ऐसे वीक होती, ठीक है, तब भी हम हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक ले रहे हैं। लेकिन क्या हम वीक टू वीक नहीं ले सकते हैं? क्या बिल्कुल ले सकते हैं आप लोग वीक टू वीक। प्राइस क्या है, पेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो ऑल ओवर रेंज में है बेस कैंडल के, बिल्कुल आप लोग पूरे रेंज में आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार वीक टू वीक अगर आपने ले लिया है तो दोबारा आप लोग हाईएस्ट बॉडी और वीक नहीं लेंगे, एक बार सिर्फ लेंगे, या तो वीक टू वीक लीजिए या बॉडी टू वीक लीजिए। अगर एक बार मतलब प्राइस आई नीचे आई और वीक को टच करके ऊपर चली गई तो मतलब कि ये जोन टेस्टेड हो गया है, ये जोन चल चुका है, इस जोन को हम लोग दोबारा नहीं लेंगे। आगे आने वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे कि सर प्राइस एक बार आती है टच के ऊपर जाती है,
इसका मतलब कि पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, ये वाला प्लेड आउट हो चुका है, चल चुका है, लेकिन फिर दोबारा प्राइस आती है, फिर इसी जोन से ऊपर चली जाती है। तो देखो ये है ट्रेडिंग, इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा जो रूल क्या कहता है कि अगर एक बार ये जोन टेस्ट हो चुका है, एक बार पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, चाहे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से पिकअप हो या यहाँ से पिकअप हो या यहाँ से पिकअप हो, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर पूरे रेंज में है, अगर एक बार इस ऑल ओवर रेंज में से कहीं से भी अगर एक बार पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुका है तो ये जोन प्लेड आउट हो चुका है, ये जोन अब दोबारा नहीं चल, मतलब ये तो मैं नहीं बोल सकता चल नहीं सकता, चलता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू रूल इस जोन को हम लोग दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप लोग, मैं ये केस लेता हूँ, आप लोग चार्ट पे देखते होंगे, मैंने लिख भी दिया कि विदाउट बेयर्स कैंडल मार्किंग ऑफ डिमांड जोन। आपने चार्ट पे कई बार देखते होंगे कि ये एक लेगिंग करने बनी, मतलब बड़ी सी जो रेड करने बनी है, फिर उसके बाद देखते होंगे कि एक इमीडिएटली एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये रेड कैंडल बनी है लेगिंग कैंडल, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, बीच में कोई बेस कैंडल नहीं बनती है। तो क्या यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है? तो क्या यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर या ट्रेड नहीं लेंगे, प्लेस नहीं करेंगे? तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं, हम लोग बिल्कुल यहाँ पे ऑर्डर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर कैसे, आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखिएगा, यहाँ पे बेस कैंडल देखिए बनी होगी। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो इसका मतलब कि ना यहाँ पे बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहाँ से बाइंग आई है तभी तो एक ग्रीन कैंडल बनी है ना। आप लोग जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे देखिएगा वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल आपको बेस कैंडल देखने को मिलेगी। अब हम लोग मार्किंग कैसे करें? अगर मान लो आप लोग इसी पे मार्किंग करना चाहते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहते हो, तो हम लोग को देखो चार्ट पे ऐसे केस देखने को मिलेंगे। मान लो कि एक रेड कैंडल बनी, बड़ी सी नीचे गई, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप अप हो गया। आप लोग चार्ट पे देखते होंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आई है ना, तभी तो यह जाकर प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूर तक बायर के पेंडिंग ऑर्डर तो है ना, भले ही आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेंगे, लेकिन आपको इसी टाइम फ्रेम पे मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल आपको दिख रही है और इसी पे आप लोग को मार्किंग करनी है। तो हम लोग कैसे मार्किंग करेंगे? एक केस तो आपको ऐसा दिखेगा, एक केस आपको ऐसा दिखेगा, ग्रीन कैंडल बनी, फिर वहीं से प्राइस ऊपर गई, एक बड़ी बनाई। एक केस आपको ऐसा दिखेगा, रेड कैंडल बनी है, फिर थोड़ा सा गैप अप हुई है, यहाँ से ओपन हुई है। एक केस आपको ऐसा दिखेगा, एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी है, लेकिन जो ग्रीन कैंडल बनी है वो रेड के नीचे से फिर ऊपर गई है। ये ऐसा केस आपको दिखेगा, ये 4 केस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मार्किंग हम लोग कैसे करेंगे? अगर ऐसा केस आपको दिख रहा है तो ये ग्रीन वाली जो है, इसकी जो बॉडी है, मतलब इनमें से देखो हाईएस्ट बॉडी किसकी है, इन दोनों कैंडल में से, तो इसकी है। यहाँ से यहाँ किसका हाई दिख रहा है? ये वाला इसकी हाईएस्ट, इसकी जो ओपनिंग हो जाएगी, हाईएस्ट बॉडी ये हो जाएगी, और लोवेस्ट वीक, इन दोनों में से लोवेस्ट वीक किसकी है? इसकी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, अब यहाँ प्राइस आएगी तो ऊपर बाउंस बैक मारेगी। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों में, इस वाले कैंडल की देखो बॉडी ले लेंगे, और इन दोनों में लोवेस्ट वीक किसकी है? इस वाले कैंडल की है, लेग आउट कैंडल की है, तो यहाँ पे हमारा लोवेस्ट वीक हो जाएगा, यहाँ इस बॉडी जाएगी, SB लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वाले केस में देखो क्या हो जाएगा, इसकी देखो SB लाइन हो जाएगी, और इन दोनों में से विक किसकी है? ये है, ये तो LW लाइन हो जाएगी, लोवेस्ट विक। मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके जस्ट नीचे, और हमारी एंट्री कहाँ रहेगी? इस वाली लाइन के थोड़ा सा जस्ट ऊपर एंट्री हमारी रहेगी। ऐसा केस देखो, इनमें कहाँ हमारा रहेगा, एंड जो हमारा SB लाइन कहाँ रहेगी? इन दोनों में ऊपर कौन है? तो ये SB लाइन हो जाएगी। इन दोनों में नीचे विक किसकी है? इस वाले कैंडल की है, तो ये LW लाइन हो जाएगी। एंट्री कहाँ लेनी है? इस वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर लेनी है, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? इस वाली लाइन के थोड़ा सा नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ये डिमांड था। अब ऐसे ही सेम एज सप्लाई जोन का एग्जांपल ले लो। सप्लाई जोन के हम लोग कैसे मार्किंग हम लोग करेंगे? प्राइस ऊपर जा रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनाई बड़ी सी, लेकिन फिर इमीडिएटली एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है। तो इसमें जो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट विक किसकी है? इसकी है, तो ये LW लाइन हो जाएगी, ये हमारी SB हो जाएगी। अब हमारा एंट्री कहाँ रहेगी? तो LB लाइन हो जाएगी। ठीक है, हमारी एंट्री कहाँ रहेगी? इसके थोड़ा सा नीचे रहेगी, और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बायर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। सेम एज इसमें ये मार्किंग आप लोग कर लो, ये मार्किंग कर लो, ये मार्किंग कर लो। ठीक है,
तो ये ज़्यादातर लोग डिमांड जोन, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट में वो बायर हैं, तो सप्लाई का अगर एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी लीव कर सकते हो, लेकिन डिमांड जोन अच्छे से समझो, क्योंकि मार्केट में 90% लोग बायर हैं, सेलर लोग नहीं है, क्योंकि हैं लेकिन जो अमीरों वाले होते हैं ना वो सेलर होते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और बाइंग में पैसा कम लगता है, सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन के तौर पर बात करूँ, अगर इंडेक्स में आप लोग ट्रेड करते हो ऑप्शन में, तो उसमें ट्रेड ज़्यादा लगता है। अब मैं एक चीज़ लेता हूँ, ठीक है, विच टाइम फ्रेम कैंडल इज़ मोर पावरफुल, ये वाला थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम की कैंडल सबसे मजबूत है। ये डेली टाइम फ्रेम की, इसमें कुछ चीज़ नहीं है, सब सेम है, ये वाली भी, ये वाला भी जोन सेम है, ये भी जोन सेम है, ये भी जोन सेम है, एक लेगिन है, एक बेस है, एक लेगआउट है, इसमें भी एक लेगिन, एक बेस, एक लेगआउट, इसमें भी एक लेगिन, एक बेस, एक लेगआउट। ठीक है, ये लेकिन डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ठीक है, बस इतना सा चेंज है। तो इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा, कौन सा जोन होगा, तो इसमें जो ज़्यादा पावरफुल होगा ना वो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल होगी। मंथली टाइम फ्रेम कैंडल इज़ मोर पावरफुल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, तो मतलब कि ये जो कैंडल जो बन रही है ना, इसमें एक दिन लग रहा है, ये एक दिन की पूरी कैंडल है, ये भी एक दिन की पूरी कैंडल है, ये भी एक दिन की पूरी कैंडल है। ये वीकली है, ये वाली जो कैंडल है वो वीकली कैंडल है, मतलब कि इस कैंडल को बनने में 5 दिन लगे हैं। लेकिन ये मंथली कैंडल है, तो इस कैंडल को बनने में पूरा 1 महीना लगा है। जो कैंडल जो ग्रीन लेगआउट बनी है ना, इसको बनने में पूरा 1 महीना लगा है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को बनने में पूरा 20 से 22 दिन लगा है, तो वो इन दोनों से तो स्ट्रांग होगी ना। मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और मंथली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन बनता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू वीकली, डेली, आवरली और मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है। मंथली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन होता है ना, उसके टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और उस पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम कैंडल इज़ मोर पावरफुल। अच्छा, ये मंथली टाइम फ्रेम क्यों बोला, क्योंकि उस कैंडल को बनने में पूरा ये जो कैंडल लेगआउट बनी है ना, इसको बनने में पूरा 1 महीना जो लगा है, मतलब कि ये 20-22 दिन की कैंडल है। आप अगर इसी कैंडल को आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, तो इसमें बहुत सारी ग्रीन कैंडल बनी होंगी, मतलब कि बायर विन विन पोजीशन में रहे होंगे, तभी तो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, तभी तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना। मतलब बायर विन विन पोजीशन में रहेंगे, मतलब कि मजबूत रहेंगे, तब जाके ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो इतना याद रखो कि मंथ जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, जोन आपका उतना ही मजबूत होता जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दूँ, द हायर टाइम फ्रेम जोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, लोवेस्ट टाइम फ्रेम जोन इज़ वीक जोन। जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम का जोन होता है वो वीक होता है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम किसका होता है, तो ईयरली टाइम फ्रेम का जो जोन होगा, टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी वो सबसे स्ट्रांग होगी। उससे कम स्ट्रांग हाफ ईयरली की होगी, उससे कम स्ट्रांग कैंडल क्वार्टरली की होगी, उससे कम स्ट्रांग मंथली की होगी, उससे कम स्ट्रांग वीकली की होगी, उससे कम स्ट्रांग कैंडल डेली की होगी, डेली से कम स्ट्रांग आवरली टाइम फ्रेम की होगी, 4 आवर टाइम फ्रेम की होगी, उससे कम स्ट्रांग 1 आवर टाइम फ्रेम। मतलब जितना जितना कम होते जाओगे, उतनी उतनी कैंडल आपकी वीक होती जाएगी, और जितना आप लोग बढ़ते जाओगे टाइम फ्रेम को, ठीक है, उतनी कैंडल आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है भाई। जाहिर सी बात है, जिस कैंडल को बनने में इतना दिन लगता है तो वो स्ट्रांग होगी ना, है लोअर। इसीलिए बोलते हैं कि अपना जो ट्रेड है ना, वो हायर टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन देखते हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम में अगर डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग डिमांड जोन होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया कि मंथली डिमांड जोन इज़ मोर पावरफुल और लेस चांस टू हिट आवर स्टॉप लॉस। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम लोग अभी ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं, हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में भी काम करती है, लेकिन हमें जो भी फोकस करना है वो स्टॉक पे करना है और हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे फोकस नहीं करना है। वो धीमे धीमे चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, इफ़ डिमांड जोन इज टेस्टेड वंस देन वी विल नॉट कंसिडर अगेन। अगर डिमांड जोन एक बार टेस्ट हो चुका है, हायर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम का, अगर एक बार डिमांड जोन चल चुका है, तो उस डिमांड जोन को दोबारा हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक डिमांड जोन है, एक लेगिन है, एक बेस है, एक लेगआउट है। अब प्राइस अगर दोबारा नीचे आती है और इसको टच करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, और आप लोगों ने नहीं देखा, फिर आगे आप लोग ट्रेड करने, और आपने देखा कि ये डिमांड जोन बना है, ये नहीं देखा कि डिमांड जोन ये चल चुका है। अगर ये एक बार टेस्ट हो चुका है, एक बार चल चुका है, पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, तो दोबारा हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा रूल है। भले दोबारा प्राइस आई और फिर वहाँ से चल गई, वो अलग बात है।
ठीक है। इफ़ ऑल डिमांड जोन इज टेस्टेड देन देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग। अगर मान लो कि आप देखते हुए चार्ट पे कई सारे डिमांड जोन बन रहे हैं, ठीक है, अगर सारे डिमांड जोन टेस्टेड हो चुके हैं, सारे डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, तो वहाँ पे ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ होल्ड करने के लिए बचा ही नहीं ना। बायर के पेंडिंग ऑर्डर जब पिकअप हो चुके तो होल्ड करने के लिए उनके पास बचा क्या, रोकने के लिए उनके पास बचा क्या, कुछ नहीं है। अगर जब रेड कर्नल बनेगी वहाँ पे तो बहुत बड़ी ग्रेड कर्नल बन जाएगी और बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं और बायर के पास अब कुछ नहीं बचा है, टेस्ट हो चुके हैं सारे डिमांड जोन, कुछ बचा ही नहीं उनको रोकने के लिए। रोकें कैसे जब सब कुछ पिकअप हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं कि न्यूज़ लोग जो होते हैं हम लोग को ट्रैप कैसे करते हैं। जो न्यूज़ होती है वो हम जो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कैसे करवाते हैं, ठीक है। ह्यूमन लाई बट चार्ट कांट। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन चार्ट कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, ठीक है। जो इसीलिए बोलते हैं जो चार्ट पे आप लोग को दिखे वही आप लोग ट्रेड करो। जैसा ऐसा चार्ट बोले वैसे वैसे आप लोग बिहेव करो। जैसे जैसे मार्केट बिहेव करे वैसे वैसे हमको बिहेव करना है। सिर्फ चार्ट को देखना है। ये टेक्निकल एनालिसिस को बिलीव करते हैं कि इंसान झूठ बोलता है लेकिन चार्ट झूठ नहीं बोलता। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस को भरोसा है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस को ये भी भरोसा है, वो लोग ये भी बिलीव करते हैं कि दे आल्सो बिलीव दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट ऑन द चार्ट। फंडामेंटल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ट पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है कि कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, कहाँ से प्राइस नीचे आएगा, सब कुछ चार्ट बताता है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जो फंडामेंटल फैक्टर है, जो फंडामेंटल को देख कर ट्रेड करते हैं, वो होते कौन लोग हैं, ठीक है। तो दोज पीपल हु सी द कंपनी फिजिकली, वो लोग होते हैं जो उन्होंने कंपनी को फिजिकली देखा हुआ है। वो लोग फंडामेंटल पे बिलीव करते हैं, फंडामेंटल पे भरोसा करते हैं। एग्जांपल जैसे टाटा मोटर हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, LIC हो गया। तो लोगों ने HDFC, ICICI, LIC का बैंक देखा हुआ है, उनका ATM देखा हुआ है, तो उनको इस चीज़ पे भरोसा होता है। इसीलिए वो लोग फंडामेंटल के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। बस खाली इन्वेस्ट कर दिए और छोड़ दिए। उनको मालूम है कि तो वो लोग उसमें क्या करते हैं, उसके ट्रेड में ईजिली, उसके शेयर में ईजिली इन्वेस्ट कर देते हैं। सो ईजिली बाय देयर शेयर एंड बिलीविंग दैट द कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू एनीवेयर, आवर मनी इज़ सेफ। उनको भरोसा रहता है कि हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारा पैसा सेफ है, क्योंकि वो लोग देखे होते हैं कंपनी को, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कमोडिटी की, क्रिप्टो की और फॉरेक्स की, तो ये सब हवा में है। इन सब का कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। कभी भी मतलब कि भरोसा नहीं है ना, सब कुछ हवा में चल रहा है ना। क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी, इन लोगों ने कभी किसी को कहीं पे देखा नहीं है, फिजिकली लोगों ने देखा नहीं है, तो इस पे लोग कम भरोसा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल क्या होगा कि इसमें क्या, अगर जो लोग फंडामेंटली जो ट्रेड करते हैं, एक बार पैसा उसमें शेयर में डाले, उसके बाद भूल गए, ठीक है। प्राइस ऊपर जाएगा तब निकालेंगे, प्रॉफिट होगा तब निकालेंगे, आराम से वो लोग सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं। उनसे कुछ मतलब नहीं कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्या चार्ट, क्या टेक्निकल एनालिसिस, क्या इंडिकेटर वगैरह, उनसे कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन बट सम पीपल डू एक्स्ट्रा एनालिसिस। अच्छा, जो लोग, कुछ लोग और जो फंडामेंटल ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट देखेंगे, ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे, किसी भी कंपनी की फॉर्म, मान लो टाटा मोटर्स ही हो गया तो उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, उसकी ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। तो भाई इन सब चीज़ को देखने से अच्छा है कि आप चार्ट की स्टडी कर लो ना। चार्ट पे सब कुछ प्रेजेंट होता है। क्या ज़रूरत है आप लोग को बैलेंस शीट देखने की, क्या ज़रूरत है आप लोग को ओवरऑल ग्रोथ देखने की, सब कुछ चार्ट पे प्रेजेंट है। चार्ट पे देखो और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, सब कुछ चार्ट पे प्रेजेंट होता है। हर एक चीज़ चार्ट पे प्रेजेंट होती है। चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। टेक्निकल एनालिसिस जो सीख लिया वो ट्रेडिंग को समझ लो जो जीत गया वो, ठीक है। सब कुछ चार्ट पे प्रेजेंट होता है। और मार्केट में 95% जो ट्रेडर हैं वो टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं, ठीक है। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी चीज़ें।